विश्वास एकेडमी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास एकेडमी एंड दिस इज़ वैभव भदौरिया। पिछले वीडियो से हमने बायोलॉजी सेगमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बायोलॉजी इंट्रो पार्ट फर्स्ट की बात की थी। ये है आपका इंट्रो पार्ट सेकंड, ठीक है। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में हमने क्या क्या बात करी थी उस बारे में एक छोटी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने बात की थी बायोलॉजी के ऊपर। तो बायोलॉजी के दो पार्ट हैं आपके, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो जूलॉजी और बॉटनी हो गया आपका, ये जूलॉजी एंड बॉटनी। एंड इसके जूलॉजी के जनक थे अरस्तु, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो अरस्तु की बात हो गई। इनकी बुक हिस्टोरिया एनामेलिया, ठीक है, हिस्टोरिया एनामेलिया, जिस पे 500 विभिन्न जंतुओं पर इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने 3 रेफरेंसेस पे बात की, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है। उसी तरह बॉटनी, इसका दूसरी ब्रांच है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो इसके जनक थे थियोफेस्टस। थियोफेस्टस ने एक बुक लिखी हिस्टोरिया एनामेलिया। हिस्टोरिया एनामेलिया में भी सेम इसी तरह 500 से 1000 विभिन्न प्रजातियों के पौधों पर अध्ययन किया और कुछ तर्क निकाले, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने बात करी थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों के लक्षण और गुण। तो जीवधारियों के लक्षण और गुण क्या थे? सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहला ये पॉइंट था आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके आगे सेल क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। स्ट्रक्चरल एंड कार्यात्मक इकाई, ये दोनों वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही इससे मिलती जुलती कुछ और भी परिभाषाएं हैं, इसलिए ये लाइन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे आप कुछ चीज़ों में। इसके जनक थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। और बात आती है अब सेल की। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या है? टिश्यूज़ एंड ऊतक, ठीक है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या है? वो है ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या है? ऑर्गन सिस्टम, और जो बनाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की बात हो गई। तो इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी ऑर्गेनिज्म के प्रकार नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर तो बात करी तो क्या पता लगा हम लोगों को? 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर से क्या पता चला हमको कि यूनी का मतलब हो गया हमारा 1 एंड सेलुलर हो गया सेल। तो जिसमें एक सेल होती है तो वो यूनिसेलुलर हो गया। उसी तरह ये मल्टी सेलुलर में क्या है? मल्टी मीन्स हो गया मैनी और सेलुलर मीन्स सेल। तो जिसमें मैनी टाइप ऑफ सेल वो ये हो गया मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आपने देखिए, यूनिसेलुलर क्या है? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन शैवाल है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। उसी तरह मल्टी सेलुलर की बात की जाए तो एल्गी सेल है, फंगल सेल है, प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, ठीक है। एक चीज़ और बात करी थी हम लोगों ने जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार क्या हैं? कोशिका के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का कोई हिंदी में अलग नाम नहीं है। इनको हिंदी में यही बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स केंद्रक, ठीक है। जिसका केंद्रक प्राचीन हो तो वो सेल हो गई आपकी प्रोकैरियोटिक। और उसी तरह बाद यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिसका केंद्रक ट्रू हो या फिर वेल मैच्योर हो, ठीक है। प्रिमिटिव से पुराना होता है, कैसा होता है? रूडिमेंट्री होता है, छत विच्छत हो जाता है, ठीक है। इसकी ये 3 प्रॉपर्टी थी उसके केंद्रक की। अब्सेंट होता है एक केस में, प्रिमिटिव होता है दूसरे केस में, और तीसरे केस में रूडिमेंट्री। इसको हम लोग अगर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसके केंद्र को सही से देख नहीं सकते हैं, देखेंगे भी तो कभी छत विच्छत मिलेगा। एक केस में तो एब्सेंट ही होता है, और प्रिमिटिव है तो वही है, छत विच्छत ही मान सकते हैं इसको।
इसमें आपका वेल मैच्योर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। इसके एग्जाम्पल देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल कई बार पूछे गए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और दूसरा एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्वेश्चन पूछा गया, बैक्टीरिया एक सेल है जो धरती पर सबसे पहले कौन सा सेल बना था, वो है बैक्टीरिया। इसको स्टार क्वेश्चन बना के आपने लिख लिया होगा। और इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी ब्लू ग्रीन एल्गी की। तो ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल, जीवाणु और बैक्टीरिया और शैवाल के बीच की कड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली थी। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये चल रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीवधारियों के लक्षण और गुण पर बात चल रही थी, जिसमें पहली बात हम लोगों ने कर ली थी सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब हम अगली बात पर बात करते हैं और आज से शुरू करते हैं अपना नया लेक्चर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों के लक्षण या गुण, ठीक है। तो अगली बात है इनकी, अगला कैरेक्टर है इसका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का ये देखिए साइंटिफिक फिगर तो इस तरह से है, जिसमें ये नाम भी इन्होंने दिखा रखे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया आपका, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन ये होता क्या है, तो जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवधारियों की बात चल रही है, उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है। तो जितने भी जीवधारी हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। अब ये देखिए, मैं आपको आसान भाषा में दिखाता हूँ, ठीक है। सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। अपने चारों तरफ एक आवरण से ढकी रहती है, ये अपने चारों तरफ से एक आवरण से, कवर से ढकी रहती है। ऐसे मान लो मैंने ऐसे अपनी भाषा में लिख दिया कवर, ठीक है, ढका होता है। इसको बोलते क्या हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल है ना, सेल को कवर किया है तो सेल मेम्ब्रेन हो गया ये, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके दो नाम हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ जितनी भी सामग्री होती है, कुछ सामग्री होती है, कुछ कंटेंट होता है। तो वो कंटेंट, उसमें क्या कंटेंट में होता क्या है, फ्लूइड होता है, बेसिकली फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड में क्या क्या आ जाता है आपका देखिए, सबसे पहली चीज़ लिक्विड आ जाती है, फ्लूइड। ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है, ये बायो का क्वेश्चन नहीं है। फ्लूइड, एक फ्लूइड इंजीनियरिंग होती है, सिविल का एक पार्ट है, सिविल में भी है, मैकेनिकल में भी है। फ्लूइड में बेसिकली होता क्या है, लिक्विड हो गया आपका, है ना, बोले तो वाटर, ठीक है, वाटर है, गैसेस हैं, प्लस वेपर, ठीक है, वेपर। तो इन तीनों चीज़ों को फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कंटेंट है इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसके अंदर फ्लूइड होता है और कुछ सॉलिड फॉर्म की चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। सॉलिड फॉर्म की भी चीज़ें हैं, ये सॉलिड फॉर्म की, ऐसे डेड डैश कर देते हैं तो ये आपका लिक्विड फॉर्म हो गया। तो उन सभी सामग्री को मिला करके हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर जितनी भी सामग्री है वो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। क्या है आपकी प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है आपके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी सामग्री है, चाहे वह लिक्विड फॉर्म की हो या फिर सॉलिड फॉर्म की हो, उन सभी सामग्री को मिला करके प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के कैरेक्टर्स की, प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, जो कंटेंट है इसके अंदर, वो कैसा होता है कंटेंट, वो कंटेंट है, पहली प्रॉपर्टी इसकी, वो ट्रांसपेरेंट होता है, हिंदी में पारदर्शी होता है। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी वो चीज़ है जिसके उस पार हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ये सेमी लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, अर्धद्रव्य है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ सॉलिड पार्ट्स भी हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेमी लिक्विड, ठीक है। अभी ये सेमी लिक्विड में भी अब दो फेज़ होते हैं आपके, ठीक है। एक तो आपका सोल फेज़ हो गया, सोल फेज़ है, दूसरा है जेल फेज़, जेल फेज़ हो गया,
ठीक है। अब सोल फेज क्या है, आपने कोलाइडी विलियन का नाम सुना होगा, कोलाइडल जिसमें पार्टिकल होते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल को ही बेसिकली हम लोग सोल फेज बोलते हैं। ये देखिए केमिस्ट्री की कुछ क्वेश्चन है, ये भी जनरल साइंस में ही है। और कोलाइडल विलियन की जो भी पार्टिकल हैं उनका आकार पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो वो आकार क्या है, उसका आकार है 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। ये है कोलाइडल विलियन का आकार। तो साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसको ही बेसिकली हम लोग सोल फेज बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। तो इस सेल मेम्ब्रेन की एक खासियत और होती है। इस सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, अगर बात की जाए इस सेल मेम्ब्रेन का काम, तो यह सेल को, ये मेम्ब्रेन इस सेल को आसपास की जगह से अलग करता है। आसपास इसके बाहर भी तो कुछ होगा, तो इसके बाहर की जगह से इसे अलग करता है और आइसोलेट कर देता है। और कितनी मात्रा में सेल के अंदर मटेरियल आएगा, कितनी मात्रा में सेल के अंदर मटेरियल आएगा, इसका पूरा नियंत्रण सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। तो इसका पूरा नियंत्रण सेल मेम्ब्रेन करती है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग सिलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन की बात हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका स्टार क्वेश्चन है, इस पर नोट बना के लिख लीजिए कि इस सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं, सिलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो चयनित पारगम्य झिल्ली, इसको हिंदी में बोलते हैं चयनित पारगम्य, सिलेक्टेड चयनित परमिएबल पारगम्य मेम्ब्रेन हो गया आपका झिल्ली। तो ये आपकी बात इतनी सी हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के टाइप कितने हैं। प्रोटोप्लाज्म को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए जैसे कि हम लोगों ने ऊपर बात करी कि ये इसमें कुछ सॉलिड फॉर्म भी होता है, कुछ लिक्विड फॉर्म भी होता है। लिक्विड क्या है, बेसिकली लिक्विड नहीं है, ये वाटर है। फ्लूइड को हम लोग वाटर बोलते हैं, तो वाटर गैस प्लस वेपर होता है। तो इसका जो लिक्विड पोर्शन है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पोर्शन है, वो है ऑर्गेनेल्स बोलते हैं उसको, कोशिकांग। ऑर्गेनेल्स का हिंदी में हम लोग कोशिकांग बोलते हैं और साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो आप लोग दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए, साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग लिक्विड पार्ट को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो ठोस पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, उसको ऑर्गेनल्स या कोशिकांग बोलते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब कोशिका के अंग, ठीक है। ऑर्गेनल्स जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे वो सॉलिड है और वाइटल है और एक्टिव बॉडीज, सक्रिय है। ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, वाइटल हैं, जीवित हैं, और एक्टिव बॉडीज़ हैं, मतलब सक्रिय हैं। कुछ ना कुछ इनका रोल रहता ही रहता है, ठीक है। तो कौन कौन से, एक क्वेश्चन बनता है आपके, ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में। ऑर्गेनल्स का भी तो कुछ होएगा, कोई ऑर्गेनल्स है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ऑर्गेनल्स के एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग, तो न्यूक्लियस हम लोगों का ऑर्गेनल्स है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनल्स के अंतर्गत आता है। ये सब हमारे ऑर्गेनल्स हैं। राइबोसोम, लाइजोसोम, ये सब हमारे ऑर्गेनल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये करते क्या हैं ये सब, ये ऑर्गेनल्स का काम होता है, ये सेल की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनल्स का वर्क क्या होता है, ये सेल है, ये सेल, इस सेल के ही अंदर तो ऑर्गेनल्स हैं और प्लस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनल्स का काम क्या है, ये मेटाबॉलिज्म, ये जो सेल की मेटाबॉलिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं,
ठीक है, तो ये ऑर्गेनेल्स कहते हैं इनको। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मैं बात कर रहा था आपसे सेल की, ठीक है, तो सेल क्या था? सेल था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखिए जूलियस हक्सले थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म पर एक बात बोली। प्रोटोप्लाज्म पर उन्होंने अध्ययन किया और बोला प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। और वहीं पे इट इज़ अ फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। तो इसमें अंतर सिर्फ इतना है, बेसिक यूनिट और फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। तो आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि बेसिक यूनिट लाइफ क्या है, सेल है या फिर प्रोटोप्लाज्म है। तो आपको इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान देकर इस चीज़ को आगे बढ़ना है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की खोज की बात की जाए तो डुजार्डिन ने की थी, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो टर्म है वो पुरकिंजे ने दिया था, ठीक है। टर्म का ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इतना हमारे साथ प्रोटोप्लाज्म की बात हो गई। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब जैव विविधता को क्या है, जैव विविधता आप लोग समझ सकते हैं जैव विविधता क्या है। पहली चीज़ देखिए जैव विविधता क्या है, बायो प्लस डाइवर्सिटी, जैव प्लस विविधता। जैव से मतलब है हमारा जैविक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवधारी, उनमें जो विविधताएं होती हैं, विविधताओं को हम लोग बायोडाइवर्सिटी में अध्ययन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो डाइवर्सिटी आपका वेरिएशन हो गया, बायो हो गया आपका जीवधारी। तो जीवधारियों में जो भी विविधताएं होती हैं उसका अध्ययन हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत करते हैं। और आपको पता ही है जितने भी जीवधारी हैं उसमें बहुत सारी भिन्नताएं भी होती हैं। एक चीज़ नोट पॉइंट आप डाल लीजिए टॉप ऑफ द पेज कि 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, इंटरनेशनल ईयर, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आप, ठीक है, इसको देख सकते हैं। जैव विविधता, ये एनवायरनमेंट का भी क्वेश्चन है, इकोलॉजी वगैरह, कहीं भी क्वेश्चन वही है कि कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जैव विविधता को अलग अलग तरीके से बताने के लिए हमने कुछ फैक्टर बताए, ठीक है। कैसे हम लोग जैव विविधता जीवधारियों में विविधताएं किस तरह से, किन रेफरेंसेस पे विविधताओं को बताएंगे। तो पहली चीज़ आई आपकी शेप की, ठीक है, और दूसरी साइज़ की और तीसरी कलर की। तो इन तीनों फैक्टर्स के आधार पर हम लोगों ने जीवधारियों में विविधताओं को बताया, ठीक है। आकार किस तरीके का है जीवधारी का, और साइज किस तरीके का है, और कलर किस तरीके का है, इन्हीं से तो हम लोग पता करते हैं। तो ठीक है, ये इस पर बात चली। तो इन चीज़ों को जब हम लोग बात करी तो इसके अकॉर्डिंग पृथ्वी के समस्त जीवों को, पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उन जीवों को अध्ययन किया और 3 तरीके से डिवाइड किया। 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है आपका एनिमल, दूसरा है प्लांट और तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। प्लांट आप लोग जानते हैं, पादप हो गया, अरे वो जीव हो गए आपके जितने भी जानवर हैं, प्लांट हैं, ठीक है।
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जिन्हें हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, ये हम लोगों को इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं, इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब ऐसे जीव जो उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। और जैसे हम लोग बातें करते हैं कि एनिमल क्या है, एनिमल की सेल्स काफ़ी इर्रेगुलर होती हैं, है ना, इनकी आकृति काफ़ी इर्रेगुलर होती है, इनकी सेल्स बहुत ही इर्रेगुलर होती हैं। वहीं प्लांट्स काफ़ी स्टेबल होते हैं, ठीक है, इनकी सेल्स स्टेबल होती हैं और रेगुलर होती हैं। अभी बात आती है प्लांट में एक चीज़ लिखी है यहाँ पर, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या है, ये क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल एक्चुअली बेसिकली देखा जाए ना कि प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, ठीक है ना। तो ये क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट की वजह से होता है, ये एक पिगमेंट है, इसी पिगमेंट की वजह से पेड़ों का रंग हरा होता है, ठीक है, ये हरे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बात आती है, एक नोट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ह्यूमन का रंग मेलानिन पिगमेंट पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है जनरल साइंस के पोर्शन में, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया मेलानिन पिगमेंट के बारे में। मेलानिन पिगमेंट तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन देखिए नोट लिखा है यहाँ पे, RRB 2019 में आया ये, ठीक है, इसको स्टार लगा के आप लिख लीजिए। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। मैं आपको जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ये सब एक शॉर्ट नोट्स की हेल्प से पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर इसका फुल डिटेल नोट्स आपको PDF में मिल जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की हम लोग बात करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में देखते हैं सजीवों की कोशिकाओं में होने वाले संपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में उपापचय कहते हैं, ठीक है। तो ये है संपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाएं। अब बात करते हैं शुरू से मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। ये एक वाइटल एक्टिविटी है ये। तो वाइटल एक्टिविटी क्या होता है? ये एक जैविक क्रिया है। तो जैविक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं, वो होती हैं जैविक क्रियाएं। तो वाइटल एक्टिविटी आवश्यक क्रिया है ये, ठीक है, हमको जिंदा रखने के लिए आवश्यक क्रिया है। हमारे अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होता है। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये है एक वाइटल एक्टिविटीज। दूसरी चीज ये है कि जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होता है, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होता है। तो ये हो गया आपका जैव बायोकेमिकल रिएक्शन इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये देखिए पहले आपका वाइटल एक्टिविटीज है और दूसरा आपका ये केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होता है। तो इसको मिला के अपन बोलते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं। तो मेटाबॉलिज्म सजीवों के जितने भी जीवधारी हैं उनकी कोशिकाओं में, उनके सेल्स में होने वाले संपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं या उपापचयन कहते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि ये एक वाइटल एक्टिविटीज है। वाइटल एक्टिविटीज जैविक क्रियाएं हैं। और जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। दूसरी चीज, हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होता है। केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होता है तो मतलब ये
एक बायोकेमिकल रिएक्शन फॉर्म हो गया, ठीक है। वाइटल एक्टिविटीज प्लस केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में हो रहा है, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। अब एक स्टेटमेंट दे सकते हैं हम लोग, सजीवों की कोशिकाओं में होने वाले संपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं, ठीक है। अब बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका एनाबॉलिज्म उपचय और दूसरा है आपका कैटाबॉलिज्म अपचय, ठीक है। अब बात करते हैं पहले एनाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म क्या होता है? तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? जब क्रियाएं, जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन हम लोग जब लेते हैं तो एनर्जी मिलती है हमको, कुछ हीट बनती है, उसको तो कुछ फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, तो उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। कुछ सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज का फॉर्मेशन होता है या फिर कोई भी चीज का निर्माण, सिंथेसिस होता है, तो उस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में बेसिकली देखा जाए तो होता क्या है, कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें सिंथेसिस प्रोसेस हुई, फॉर्मेशन हुआ, तो क्या होता है, सिंथेसिस प्रोसेस के बाद क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया ये, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनने को इसको बोल दिया हमने एनाबॉलिज्म, उपचय, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की, अपचय की। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में जब भी कोई मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, इधर क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, तो वो होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक, इसका उल्टा है, ठीक है। इसमें देखिए ये नीचे ब्रेक डाउन से हम लोगों ने दिखाया है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर। इसके एग्जाम्पल हैं रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, श्वसन और उत्सर्जन, इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं। अगर एनाबॉलिज्म नहीं होता है तो कैटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, इसी तरह कैटाबॉलिज्म नहीं होता है तो एनाबॉलिज्म भी नहीं होगा। ये दोनों प्रोसेस लगातार साथ साथ चलती हैं, ये दोनों प्रोसेस लगातार साथ साथ चलती हैं। तो कैटाबॉलिज्म जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव क्रिया है, कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव क्रिया है, ब्रेकडाउन होता है इसमें, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ये, और विनाशात्मक प्रोसेस है। मैं बताऊंगा इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, अभी आप सिर्फ सुनते जाइए। और ये जो एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कुछ रचनात्मक हो रहा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पर रचनात्मक हो रहा है, जिसे कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कुछ बन रहा है, एनर्जी बन रही है। अब नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन पे हम लोग बात करते हैं, रेस्पिरेशन को हिंदी में हम लोग श्वसन बोलते हैं, रेस्पिरेशन को हम लोग हिंदी में श्वसन बोलते हैं। रेस्पिरेशन को हम लोग हिंदी में श्वसन बोलते हैं, और इसमें भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है।
पहली चीज कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन बन जाता है रेस्पिरेशन किस तरह की प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो एक चीज आपको पहली चीज ये पता चल गई कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में पार्टिकल्स बनते हैं, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है कैटाबॉलिक। याद करने के लिए आप कैट से याद रख सकते हैं, कैट मतलब बिल्ली। ठीक है, तो कैट क्या करता है, तोड़ देता है। बिल्ली क्या करती है, इधर उधर से आती है, कुछ ना कुछ गिरा के चली जाती है। ये डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। देख लीजिए, मैं आपको बताऊं ऊपर वाली स्लाइड में। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव है। ये कैट है ना, कैट कैसी होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, कुछ ना कुछ नुकसान करके जाती है ये। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म मतलब डिस्ट्रक्टिव। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में पार्टिकल्स टूट जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पे हमने बात कर ली थी। ये पहला एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन, दूसरा है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो अब बात करते हैं कि हम लोगों को व्हाई डू वी रेस्पायर, हम लोग सांस क्यों लेते हैं, श्वसन क्यों लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो छोटी छोटी इकाई से बने हैं, छोटी छोटी सेल से बने हैं। ठीक है, और कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ये भी आपको पता है। बेसिक यूनिट है एक सेल। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। और कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, संरचनात्मक एंड कार्यात्मक। माफ कीजिएगा। प्रत्येक सेल अपने इंडिविजुअल सेल कार्य करती है। ठीक है, इंडिविजुअल कार्य करती है, हर सेल का कार्य अपना होता है। जैसे न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है। तो ये कार्य सारी सेल्स करती हैं। इन कार्य को करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, चाहे हम सो रहे हों, पढ़ रहे हों, खेल रहे हों या फिर खाना खा रहे हों। ठीक है, तो इन सब फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म में होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा खाना है ग्लूकोज। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन ली, श्वसन की प्रोसेस है ये। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज CO2 निकलती है और दूसरा वाटर होता है, तीसरी एनर्जी। ये तीन चीजें बनती हैं हमारी बॉडी में, ये तीन चीजें बनती हैं। तो सिंपलर फॉर्म में मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में टूटता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, आपका प्रोटीन बनता है, विटामिन्स होते हैं, फैट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इन तीनों ये चीज पार्ट सिंपलर फॉर्म में हो जाते हैं। ये हमने खाना खाया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या है, हमने खाना खाया, फिर उस श्वसन ली, तो श्वसन के पश्चात वो सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स और मिनरल्स ये सभी अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएंगे और अपना अपना कार्य करने लगेंगे। ठीक है, और हमें कुछ एनर्जी देंगे। ये देखिए, एनर्जी मिलती है प्लस कुछ हीट भी पैदा होती है। ठीक है, ये एनर्जी हमें ATP फॉर्म में मिलती है। ये एनर्जी हमें ATP फॉर्म में मिलती है, इस चीज को आप याद रख लीजिए। और ATP क्या है, ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में पोषण बोलते हैं। न्यूट्रिशन है पोषण। तो पोषण दो तरह के, हमारे शरीर में दो तरह के जीवधारियों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात चल रही थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पोषण दो तरीके से होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरीके से बांटा गया है पोषण को। पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
ये दो मोड हैं न्यूट्रिशंस के जीवधारियों में, जहाँ से हम लोग इसको अलग करते हैं, ठीक है। तो ऑटो का मतलब, और जो ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन जीवधारियों में होता है उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। वही चीज इधर भी है सेम। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन जीवधारियों में होता है, जिस तरह की जीवधारियों में होता है उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स को स्वपोषी बोलते हैं। ऑटो का मतलब स्व, ट्रॉप्स मतलब पोषी। हेट्रो मीन्स परपोषी, हेट्रोट्रॉप्स परपोषी हो गया। तो बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है। तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, और ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद कर सकते हैं। तो ऐसे जीव खुद पर डिपेंड होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, खुद कर सकते हैं। ऐसे जीव को स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं, ये खुद पर डिपेंड होते हैं। ये इनके एग्जाम्पल हैं प्लांट्स, एल्गी और यूग्लिना। प्लांट्स, एल्गी और यूग्लिना। वहीं हेट्रोट्रॉप्स की बात की जाए तो ऐसे जीव जो अपना पोषण खुद नहीं कर सकते, ये किसी भी कार्य के लिए, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ऐसे जीव हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऐसे जीव हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एनिमल, फंगई और पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट के बारे में अभी बात करते हैं। एनिमल्स को आप जानते हैं, ये किसी ना किसी दूसरों पर ही डिपेंड करते हैं। सारे एनिमल्स के आप गतिविधियों को जानते हैं। फंगई को आप जानते हैं, कवक वहाँ पैदा होता है जहाँ पर एनारोबिक प्रोसेस होती है ये, ठीक है। तो फंगई भी दूसरों पर ही डिपेंड होता है। ब्रेड पे जैसे हम लोग देखते हैं यीस्ट वगैरह लगता है। और पैरासाइट्स होते हैं परजीवी। पैरासाइट्स के अंदर लाइक बैक्टीरिया जो हैं, आप देख सकते हैं हमारे मुंह में काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरियाज हमारे मुंह के अंदर जमे हुए गंदगी को, खाने को खाते हैं, और बैक्टीरियाज और कहीं सड़ी गली जगहों पर भी जमा हो जाते हैं, जो कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ये हेट्रोट्रॉप्स हो गए हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स आप जानते हैं प्लांट्स हैं, एल्गी हैं और यूग्लिना हैं। वहीं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद ही अपना न्यूट्रिशन कर सकता है तो वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। और सेम इसी तरह हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, ऐसा पोषण का तरीका जो अन ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होने से होता है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे डिटेल में। आप इसको रिलैक्स होकर बैठिए, सुनिए, लिखिए और सेल्फ नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि आपके खुद से बनाए हुए नोट्स सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगले कैरेक्टरिस्टिक्स पे, वो है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन कैसी प्रोसेस है, पहली चीज आती है किस तरह की प्रोसेस है, ये है कैटाबॉलिक प्रोसेस। और कैट क्या करती है, कैट डिस्ट्रक्टिव होती है, जहां जाती है कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव करती है, ये विनाश करती है ये। तो डिस्ट्रक्शन पे क्या होता है यहाँ पर, इस एक्सक्रीशन में, डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, कुछ गैसेस निकलती हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद हम लोगों को CO2 रिलीज करते हैं। अभी पिछला हम लोगों ने देखा रेस्पिरेशन। और अब बात आती है हमारी एक्सक्रीशन की, जिसमें CO2 रिलीज होती है और नाइट्रोजन, क्या क्या चीजें रिलीज होती हैं आपको पता ही है। जितने भी हमारी बॉडी से जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनका हमारे शरीर से बाहर निकल जाना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। हमारी बॉडी में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनका हमारे शरीर से बाहर निकल जाना ही एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो CO2 भी देखा जाए तो अवांछनीय पदार्थ है, हमारे शरीर के लिए कोई लाभदायक चीज नहीं है, ये अवशिष्ट पदार्थ है। कुछ हमारे बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं, जो वेस्ट हैं यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया।
यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। तो मानव शरीर में रक्त से, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार, स्टार क्वेश्चन है, नोट पॉइंट कर लीजिए। मैं साथ के साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे सबको डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। आप नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए या फिर स्टार पॉइंट बना लीजिए, किसी भी तरह लिख लीजिए, या फिर एक अलग पार्ट बना लीजिए जहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखने हैं। तो क्वेश्चन ये है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा है? वो कार्यकर्ता कौन सा है अंग? वो अंग है वृक्क, किडनी। किडनी हमारे शरीर से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य करती है। ठीक है, तो किडनी का कार्य होता है हमारे शरीर से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य। किडनी ब्लड में जितना भी यूरिया होता है, किडनी ब्लड में जितना भी यूरिया होता है उसे फिल्टर कर यूरिन बनाता है। आप मेरी बात को सुनिएगा, किडनी हमारे ब्लड में जितना भी यूरिया होता है, किडनी हमारे ब्लड में जितना भी यूरिया होता है उसे फिल्टर करके, हमारे ब्लड में कुछ यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया है हमारे ब्लड में मिक्स है। तो अब किडनी का काम क्या है? क्वेश्चन यही है, आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ इस पे। उसे फिल्टर करता है, ये ब्लड को फिल्टर किया, ब्लड अलग किया एंड यूरिया अलग कर दिया और उसको अलग किया और यूरिन बना दिया उसको। ठीक है, यूरिया यूरिन बन गया और इसको अपन एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपका एक्सक्रीशन हो गया। अब बात करते हैं अगली स्लाइड पे, रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। अपनी जैसी प्रजाति बनाने के लिए सभी जीवधारी, अपनी जैसी प्रजाति को हमेशा एक जैसा बनाए रखने के लिए सभी जीवधारी रिप्रोडक्शन जैसी क्रिया को करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन में मैंने बताया अपने जैसी प्रजाति को हमेशा एक जैसा बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह दो तरीके से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल को हिंदी में अलैंगिक बोलते हैं और सेक्सुअल को लैंगिक बोलते हैं। तो इसमें सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में जब ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है हमारी, जिसमें इनका 8वां कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। रिप्रोडक्शन जीवधारियों में दो तरीके से होता है, पहला है असेक्सुअल अलैंगिक, दूसरा है सेक्सुअल। सभी जीवधारियों में दो तरह से रिप्रोडक्शन प्रजनन होता है। कुछ जीवधारियों में अलैंगिक तरह से होता है, कुछ जीवों में लैंगिक तरीके से होता है। अलैंगिक रिप्रोडक्शन क्या है? जब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें किसी भी तरीके का सेक्सुअल ऑर्गन्स होता ही नहीं है या फिर होता भी है तो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, तो इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए पार्टनर्स की जरूरत नहीं होती है, ये खुद में ही पार्टनर होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके प्लांट, बहुत से प्लांट, मैक्सिमम प्लांट, हाइड्रा, इनकी भी कुछ प्रोसेस होती है। अभी आप फिलहाल ऐसे ही एग्जाम्पल लिख लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन में क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल ऑर्गन
अच्छे से डेवलप होते हैं और इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, पार्टनर की ज़रूरत होती है इनको रिप्रोडक्शन के लिए और अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि जानवर हो गए, एनिमल एनिमल में ही हम लोग भी सोशल एंड बिहेवियरल एनिमल कौन है? ह्यूमन। ठीक है, और भी हैं इस तरह के, फिलहाल आपको सीधे सीधे जानवर दिख रहा है, आगे बात करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है आपका सेंसिटिविटी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स का 9वां नंबर है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ सेंसर्स होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि हाँ ठंड है। कुछ चीजें हम देख सकते हैं अपने सेंसर्स से, आँख, कान, नाक और भी, है ना, स्किन। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप को बचाने के लिए, कुछ महसूस करने के लिए लिविंग सेंसिटिविटी कैरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। दांतों में भी सेंसिटिविटी हो जाती है, ऐड तो देखते ही होंगे आप, सेंसिटिविटी का कितना ऐड करते हैं, वो कौन सा टूथपेस्ट वाले। तो जीव संवेदनशील होते हैं, वे वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार अपने को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक परिवर्तन भी कर लेते हैं। ठीक है, आजकल तो सेंसर्स मोबाइल में भी आने लगे हैं। तो इंसान चीज ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी सभी जीवधारियों की बात चल रही है, तो अगले जीवधारियों की अगला गुण है एडेप्शन, अनुकूलन। एडेप्शन मतलब अनुकूलन। तो जिंदा रहने के लिए कोई भी जीव अपने अंदर तरह तरह के अनुकूलता ला सकता है, जिसे एडेप्शन बोलते हैं। हम लोग ढलने में सभी जीवधारी, हम लोग क्या, सभी जीवधारी अनुकूल होते हैं, जैसी भी परिस्थिति होती है ढल जाते हैं। ठीक है, और जीवों में यह क्षमता होती है, वे जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए अपनी संरचनाओं एवं कार्यों में परिवर्तन कर लेते हैं। अपनी संरचनाओं में भी परिवर्तन किया है हमारे साइंटिस्टों ने, काफी बार देखा है हमारी जो इवोल्यूशन के साथ साथ हमारी संरचनाएं, हम लोग कैसे थे और क्या हो गए हैं, हमारी कैसी संरचनाएं, वो सब अनुकूलन के हिसाब से ही हमारी संरचनाएं बनी है। जिस भी तरह का एटमॉस्फेयर या धीरे धीरे चीजें बदली, उस हिसाब से हमने अपनी संरचनाएं भी चेंज की, अपने कार्यों में परिवर्तन भी किया और कार्यों के करने का तरीका भी बदला। जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, हमारे अंदर भी परिवर्तन आ रहे हैं। हमारी सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता भी उसी अनुसार बदल रही है। इसी तरह सभी जीवधारियों में भी अनुकूलन का गुण पाया जाता है और उनकी संरचनाओं और उनके कार्यों के परिवर्तन में भी, कार्यों में परिवर्तन आता है। यही जीवधारियों का एडेप्शन का गुण है। आगे है लाइफ साइकिल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगला महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल शुरू होती है जायगोट से। अब जायगोट क्या होता है? जायगोट आपको सब पता होगा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जायगोट में। जायगोट एक ऐसी सेल है जो मेल और फीमेल के आपस में फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो पहली सिंगल सेल बनती है, पहली सेल, फर्स्ट सेल बोलते हैं इसको, फर्स्ट सेल। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो पहली सेल बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट, मेल प्लस फीमेल, तो उसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, पहली सेल बनी वो है जाइगोट। जाइगोट कुछ आगे टाइम बढ़ा तो वो एम्ब्रियो बन गया। आफ्टर 2 months एम्ब्रियो बन गया। आफ्टर 8 month आगे बढ़े
फेटस बन गया जो कि परिपक्व भ्रूण है, एम्ब्रियो भ्रूण हो गया। उसके 8 महीने बाद ये परिपक्व भ्रूण हो गया। इसके बाद आगे बढ़े तो न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु मिला हमको। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है। मैं दोबारा बात बता दूं, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। तो न्यूबॉर्न बेबी के कुछ समय उसने आगे बढ़ा तो वो प्यूबर्टी किशोरावस्था में पहुंचा और उसके बाद हमारा एडल्ट आता है। ठीक है, आप सभी एडल्ट हैं, आपके पास सिर्फ ओल्ड एज बचा है, वृद्ध होने के लिए बचा है, उसके बाद है मृत्यु। और इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं सभी जीवधारी अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं। सभी जीवधारी, ऐसा नहीं है केवल ह्यूमन, नॉट ह्यूमन, सभी जीवधारी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवधारियों की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग बायो में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। सभी जीवधारी अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं तथा पोषण, वृद्धि तथा संतानोत्पत्ति के बाद नष्ट हो जाते हैं। वी गाइस आर ओनली अ टुकड़ा ऑफ एनर्जी। तो घमंड किस बात का है, आगे बढ़ते हैं। इसी जीवन मरण के चक्र को पूरा करते हैं। ठीक है, कछुआ की जीवन अवधि आपको पता है? कछुआ की जीवन अवधि कितनी होती है? कछुआ की जीवन अवधि होती है 200 से 300 ईयर। 200 से 300 ईयर। पीपल के वृक्ष की बात करें तो पीपल का वृक्ष 200 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। और साइकस है 500 से 1000 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिकोया। लिखते जाइए, जो चीजें नहीं लिखी हैं उनको नोट पॉइंट कर लीजिए, आपको डिटेल्ड नोट्स बाद में मिल जाएंगे, उसके लिए आप परेशान मत हों। फिलहाल आप एक कॉपी पेन लेकर बैठें और लिखते जाइए। सिकोया की बात हुई तो वो 800 से 1500 वर्ष हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से सभी जीवधारियों के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमने करी। तो बात की जिसमें हम लोगों ने 11 कैरेक्टरिस्टिक्स पे पहुंचे। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। और टैक्सोनॉमी से हम लोगों के क्वेश्चन और भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तो एक आपका इंट्रोडक्शन था। इसमें जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको बता दिया, लेकिन आगे काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं और मज़ा आने वाला है। देख सकते हैं ये बायोलॉजी पे किस किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ऊपर पहली किताब लिखी हुई कौन सी है बॉटनी के ऊपर। रेस्पिरेशन किस तरह की है, न्यूट्रिशन प्रोसेस, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी, ये फिजियोलॉजी होता क्या है। इसको कुछ नहीं है, इसको आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं तो बोलता हूँ आपको लिखना है, थ्योरी लिखना है, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है तो उतना ही पढ़ो। आप एमबीबीएस करना हो तो फिर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो। इधर क्या है, इधर नहीं मिलेगा कुछ। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितने की जरूरत है। ठीक है, फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जानकारी हो सकती है पूरा मिल रहा है आपको। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी किस तरह की सेल है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने, ये क्वेश्चन आ चुका है। बेसिक सेल ऑफ लाइफ सेल होती है और फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ है क्या, प्रोटोप्लाज्म। फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है,
और सेल का जो कवर है वो है क्या, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं पे न्यूक्लियस हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, तो न्यूक्लियस का जो पीछे पढ़ा था वो न्यूक्लियस का कवर क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है वो। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात की थी। ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। बस अब देखना है आप कितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बना था, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है, वृक्क करता है। इसके आगे सेंसिटिविटी क्या होती है, ये सब ठीक है, इस तो आपको जानकारी होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन में क्या है, एग्जाम्पल आप याद करना है आपको। प्लांट अमीबा हाइड्रा, ये भी जो भी है इसका भी ऐसा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया जितने क्वेश्चन में बन रहे थे आपको। एक्सक्रीशन किस तरह की प्रोसेस है, एक्सक्रीशन में सिर्फ ये क्वेश्चन बन रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। और अवांछनीय ब्लड से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य करता है वृक्क, ठीक है। किस तरह से करता है मैंने बता दिया है, फिल्टर करता है, यूरिया अलग होता है और यूरिन बन जाता है, ठीक है, और एक्सक्रीट कर देता है हमारी बॉडी। इसके अलावा न्यूट्रिशन में ऑटोट्रैप्स टाइप हो गया और हेटेरोटाइप्स, दो तरह के मोड पे बात कर ली हमने। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये क्वेश्चन बनता है। कैटाबॉलिक में क्या है, कैट इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, तो ब्रेक डाउन होता है इसमें। तो एनर्जी हमें रेस्पिरेशन के में एटीपी फॉर्म में मिलती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। ये खाना हमने खाया, ठीक है, O2 ली, क्या क्या रिलीज हो गया, CO2, वाटर प्लस एनर्जी, तीन चीजें मिली और कुछ हीट, ठीक है। जिस एनर्जी से हम लोग खाना खाते हैं उसी एनर्जी से खाना भी खाते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, कार्य करते हैं, इवन सोते भी इसी एनर्जी से हैं। और क्या बात करी थी देख लेते हैं एक नज़र। बायोडायवर्सिटी 2010 को जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्वांटोसोम। मेलानिन पिगमेंट पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार, धन्यवाद। मैं वैभव भदौरिया आपका विश्वास एकेडमी में तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।